हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है बिल्कुल बहुत स्वस्थ होंगे आप लोग। और आज हम रूबरू आपसे हो रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और दिल में बहुत दिन से आ रहा था कि आज हमारे इंडिया में देख रहे हैं कि डायबिटीज़ के रोगी इतने ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं। तो हमें लगा कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता पैदा करनी होगी। हम लोग को शेयर करना पड़ेगा कि इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। और इसी के लिए हमने चुना है एक डायबिटीज के रूप में, जो आज ये महामारी के रूप में आने वाला समय में जो बढ़ रहा है, मन कहाँ ही जा रहा है कि इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटिक। मैं डायबिटीज़ का कैपिटल माना गया कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा था। आखिर ऐसा क्या है? पहले तो ऐसा 100 साल पहले डायबिटीज का कोई चर्चा भी नहीं थी। तो उस समय का जब हम लोग देखते हैं कि उस समय का खाना पीना रहन सहन बहुत सारा चीज़ था जो इसको दूर करके रखे था। जैसे जैसे हम क्या हुए कि अपने जीवन में आराम तलबी होते गए, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ स्टाइल को चेंजिंग करने लगे, तो देखा गया कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हमारा इंडिया में जनरेट होने लगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है क्या चीज़, और इसके बाद देखेंगे इसका निदान क्या है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट्स है, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे हम खुद भी निरोग रहें और लोगों को निरोग करने में, इससे बचने में भी हम मदद कर पाएँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मधुमेह है क्या, ये डायबिटीज है क्या, ये किस तरह का संक्रमण लोग आज सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो इस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मधुमेह से शुरू करते हैं। मधुमेह को एक डायबिटीज हम करते हैं, डायबिटिक कहते हैं। यह एक ऐसा रोग है जिसमें आपका शरीर उस भोजन का समुचित रूप से उपयोग नहीं कर पाता है जिसे आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते हैं। और कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए तथा विकसित होने के लिए क्या चाहिए? हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब आप भोजन करते हैं तब यह एनर्जी के रूप में विखंडित हो जाता है, जिसे कि हम ग्लूकोज कहते हैं। इसे शर्करा या चीनी या शुगर भी कहते हैं हम लोग। अब ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है? बढ़ा देती है। यानी कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो आपके पेनक्रियाज में बनता है, और यह ग्लूकोज को आपके ब्लड से सेल में पहुंचाने में सहायक भी होता है, जिससे आपका बॉडी, आपका शरीर इसका एनर्जी उपयोग कर सके। और लोग इंसुलिन के बिना जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो सिंपल सा बात है कि हमको इंसुलिन है क्या, इस समझ लिए। अब देखते हैं जो ये 3 फेज में कैसे होता है। पहला चीज़ है कि पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है, एक तो केस ये हो गया। दूसरा देखते हैं कि पेनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता है, या जो पैदा करता है वह आपका शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता है। और तीसरा देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान देखते हैं कभी कभी प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज मैंने इंसुलिन को इतना क्रिएशन नहीं कर पाती है जिससे कि माँ और उसका बच्चा दोनों जितना ज़रूरत है, जितना नीड है इंसुलिन का, वह पूरा हो सके। तो कारण क्या है? कारण सबसे पहले देखा गया, कॉज ढूंढा गया। तो पूरे सर्वे के अनुसार देखा गया कॉज हमारा अपने आप में ही कारण है, जिसको हम समझ ले, जिसको हम दूर कर सकते हैं। जिसमें कि लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर, हम लोग का लाइफ स्टाइल सडनली बहुत सारा चेंज हो चुका है। मेटाबॉलिक डिजॉर्डर भी है, हाई ब्लड शुगर लेवल भी इसका दोषी है। इसके लिए इंसुलिन रेसिस्टेंस भी हो जाना, ये भी एक कॉज है। यहाँ डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन, माने इंसुलिन का कमी हो जाना, तो ये तो कॉज हो गया। अब इसको देखते हैं कि कितने टाइप का हो रहा है अभी। तो टाइप 1 में हम लोग लेते हैं, जो कि टाइप 1 डायबिटीज जिसको बोलते हैं। तो जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटिक जिसको कहते हैं, जो कि खास करके देखा गया कि बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड टाइप में देखते हैं एडल्ट डायबिटीज, जो सियाना में ज़्यादा हो रहा है। एक आफ्टर 40 बाद 35 बाद ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। टाइप 3 में देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये डायबिटिक ज़्यादा परेशान कर रहा है। और एक 4th टाइप का भी हम लोग डायबिटीज देख रहे हैं, जिसको हम MRDM कहते हैं, यानी कि कुपोषित के कारण भी डायबिटीज हमको घर कर रहा है। वो भी एक टाइप आपको डायबिटीज के रूप में एक ले सकते हैं। अब इसके सिम्टम की ओर देखते हैं, आखिर पहचानेंगे कैसे किस तरह का डायबिटीज है। बहुत सारा कारण हो गया। तो पहला है पॉलीडायपिप्सिया, यानी कि इसमें क्या होता है ना कि प्यास ज़्यादा लगता है। आपको बार पानी पे फिर भी लगेगा हमको प्यास लगा हुआ है, प्यास मरता ही नहीं है। एक सिम्टम होता है पॉलीफेजिया, यानी कि इसमें क्या होता है, भूख ज़्यादा लगता है। खा लेंगे फिर 1 घंटा लगेगा, भूख लगा हुआ है, माने बहुत भूख ज़्यादा लगता है। ये भी एक डायबिटीज़ का ही सिम्टम है। एक है पोलीरिया। पोलीरिया में क्या होता है, पेशाब ज़्यादा होता है, माने बार बार आप बाथरूम जाने का मन करे।
मैंने हमेशा पेशाब बार बार लगता है, मिनटे मिनटे आपको पेशाब लगेगा, पानी पिए पट से बाथरूम खोजना पड़ेगा। और एक होता है फैटगो, यानी कि थकावट ज़्यादा महसूस होना, वीकनेस फीलिंग होना ज़्यादा, ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ का। तो ये तो समझ गए कि कॉज क्या है। दूसरा देख लीजिए कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ डायबिटीज़ कितने तरह का वो देख लिया, सिम्टम भी हम देख लिए। अब देखते हैं कि परेशानी क्या क्या हो सकता है। तो पहला देखते हैं दृष्टि में धुंधलापन, मैंने कहा हमको दिखेगा नहीं, देखें ना चाहेंगे लेकिन लाल पीला हरा अजीब तरह का, मैंने हमको लगेगा आँख के आगे अंधेरा टाइप का या धुंधला दिखाई दे रहा, स्पष्ट दिखाई नहीं देना, ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। या हीलिंग पैर में कहीं हो गया, क्रैम्पिंग हो सकता है, इचिंग टेंडेंसी हो सकता है, नुमलेस का प्रॉब्लम हो सकता है, टिंगलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या डिहाइड्रेशन का भी सामना हमको इसमें करना पड़ सकता है। अब रिस्क फैक्टर है, देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है, कहाँ से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो या एज भी इसका बाधक हो सकता है, या हम ज़्यादा अल्कोहल यूज करते हैं या किए हैं उससे भी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण इसका हो सकता है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, या हाइपरटेंशन जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, वो भी एक कारण है, कॉज है डायबिटीज़ का, या इन्फेक्शन कह सकते हैं, एक्यूट या क्रोनिक या स्ट्रेस के रूप में किसी तरह का स्ट्रेस हम ज़्यादा लेंगे, वो भी एक कॉज हो सकता है कि आपका डायबिटिक ग्रोथ कर जाएगा। ओबेसिटी तो इसका बहुत बड़ा कारण है, या पीसीओडी का केस यदि कंटिन्यू उसको हम दूर नहीं कर रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं महिलाओं में होता है, यदि इस रोग सब कंटिन्यू झेल रहे हैं और इसका निदान यदि हम नहीं निकाल पा रहे, इसका इलाज हम नहीं करा पा रहे समय पर, तो भी हमको डायबिटीज़ का आने वाला, समझिए कि डायबिटीज़ आपको आने वाला है। अब देखते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन या क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है। अब एक्यूट में देखते हैं एक क्या होता है ना, ज़्यादा मात्रा में ब्लड में केटोन एसिड बनना, इसको बोलते हैं केटो एसिडोसिस। इसको मैंने आपका ब्लड में कीटोन की मात्रा को बढ़ जाना। एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपरग्लिसीमिया, इसमें क्या होता है ना, उच्च रक्त ग्लूकोज बनना, मैंने आपको ज़्यादा बनेगा। एक होता है हाइपरमोलर, हाइपरोसिस मोलर एसिड, मैंने कि तेज़ी से आपको शुगर की मात्रा बढ़ेगा बॉडी में, आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। एक आता है हाइपोग्लाइसेमिया, एक आता है शुगर को आपको डाउन कर देता है, जो रहना चाहिए अप्रोक्स 60-70 से ऊपर रहना चाहिए, जो कि आपको नीचे की ओर ले जाएगा, जिससे कि आप सर चक्कर या बेहोश होने का आपको चांस ज़्यादा रहेगा इसमें। और क्रोनिक में भी देखते हैं कि स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होगा, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकता है, या फूड प्रॉब्लम, घाव में जब पैर को हमको सेफ रखना चाहिए, पैर को सेफ रखेंगे, थोड़ा सा भी घाव या मच्छर या चुभ गया कोई भी चीज़, तो बहुत यदि सेफ हम नहीं रखेंगे डायबिटीज़ पेशेंट, तो बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है, वो अंग काटने की नौबत भी आ सकता है, तो हमको उसको सेफ रखना है। रीनल डिजीज को भी सामना करना पड़ेगा, आई डिजीज का भी हमको रेटिनोपैथी या आई प्रॉब्लम बहुत तरह का होगा, जिसमें बहुत डायबिटीज़ के कारण हमको आ सकता है। न्यूरोपैथी का केस हमको बन सकता है, तो हमको इससे सेफ रखना पड़ेगा, इसको क्रोनिक के केस में आ गया। आप देखते हैं इसको दूर कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या करें ऐसा कि डायबिटीज़ हमारे पास आए ही नहीं। तो पहला चीज़ है कि फिजिकल एक्टिविटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, हम कितना फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं 24 घंटा में। सेकेंड है डाइट एंड न्यूट्रिशन, हमको बैलेंस डाइट खाना, मैंने जो भी खाना खाते हैं हम देखेंगे, चेक करेंगे अपने आप को कि खाना में हम क्या खा रहे हैं, क्या फाइबर खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह का डाइट, और उसकी गैपिंग जो होता है, जो कुपोषित के कारण होता है, जिसके हो सकता है बिजी लाइफ स्टाइल है, टाइम से नहीं खा पा रहे हैं, या किसी को उतना भरपाई नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर क्या करें, न्यूट्रिशन का हम सलाह भी दे सकते हैं, या उससे लेके हम उसका भरपाई कर सकते हैं, गैपिंग को पूरा कर सकते हैं, न्यूट्रिशन गैपिंग को। एक है पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखिए, मैंने नकारात्मक जहाँ बात करिएगा, जहाँ नकारात्मक छवि रखिए, तो हमेशा क्या होगा, आपके अंदर में एक सिक्रेशन होगा नहीं। अब इसका सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, एकदम आंख बंद करके 2 मिनट के लिए देखिए, बैठ जाइए और अपने कंसंट्रेट को, माइंड को एकदम कंसंट्रेट कीजिए और ध्यान लगाइए कि आपका घर में एक किचन है, उस किचन में एक फ्रिज है, उस फ्रिज में एक नींबू रखा हुआ है। जैसे ही देखें कि नींबू का नाम हम लेते हैं या इमली का नाम लेते हैं, तो क्या होता है, जीभ में ना एक पानी टाइप का आ जाता है, क्या है, इसी को कहते हैं सेक्रेशन। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो सेक्रेशन भी पॉजिटिव होगा, हर चीज़ अच्छा होगा।
लेकिन नेगेटिव चीज़ एटीट्यूड रखेंगे तो हमेशा क्रोधित रहेंगे, अशांति मिलेगी, स्ट्रेस मिलेगा, जिससे कि मेरा क्रिएशन क्या होगा, हर नेगेटिविटी का, यानी कि यहाँ भी आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल बढ़ने का चांस रहेगा। तो अच्छा है कि हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करें। अवेयरनेस अपने लाइफ के प्रति, अपने बॉडी के प्रति रहना पड़ेगा। इसके बारे में नए नए जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें आना पड़ेगा, देखते रहे क्या बदल रहा है, क्या हम कहीं वो मिस तो नहीं कर रहे हैं। और बहुत बड़ी चीज़ है कि फुट केयर को हम लोग बढ़िया से रखें, जो पैर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है, जो नीचे पोल्यूशन को ज़्यादा झेलता है, उसको हम सेफ रखें, साफ रखें, उस पर केयर ज़्यादा करें। दूसरा ऑप्शन है कि एरोबिक डांस कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो है नीड्स को पूरा कर सकते हैं, डायबिटीज़ मेंटेन रखने में आपको मदद करेगा। अब रहे डाइट किस तरह का लेना चाहिए, तो हम लोग को गुड कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, यानी कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, अप्रोक्स 62 से 65% का लेना चाहिए। लो फैट डाइट मेंटेन करना चाहिए, जिसमें फैट कम हो उसको लेना चाहिए। हाई फैट डाइट को हमको अवॉइड करना चाहिए, यानी जो इतना लो फैट होगा उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छा मेंटेन करें, हाई फैट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, यानी क्या वही ध्यान देंगे कि सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करेंगे, अनसैचुरेटेड फैट को हम लोग ज़्यादा खाएंगे। और इसके लिए आपको कारगर है, आप डाइट को तो बैलेंस कर लिए, आप देखेंगे कि उसके नीड को जहाँ पूरा नहीं कर पाता है तो कौन सा सप्लीमेंट हमारे लिए उपयुक्त होगा। तो विटामिन और मिनरल्स में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा रोल है डायबिटीज़ के रोल में केस में बी कम्प्लेक्स का रोल आपका बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कि बी कम्प्लेक्स का डाइट से हम कितना ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं तो अदर सप्लीमेंट के द्वारा बी कम्प्लेक्स को आपको लेना पड़ेगा। बी कम्प्लेक्स है क्या, सिंपल सा बताते हैं। सपोज कीजिए गिलास ले लीजिए शीशे का, उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, 1 चम्मच भी डाल दीजिए, तो क्या लगता है कि चीनी को घुलेगा? तब तक नहीं घुलेगा जब तक कि चम्मच से चीनी को हिलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं, घुमाएंगे नहीं। तो क्या डेटिज को चम्मच जो हुआ ना, वही आपका बी कम्प्लेक्स है। मैंने आपका बॉडी में सारा चीज़ है, लेकिन बी कम्प्लेक्स से कमी होगा तो कोई विटामिन एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, मिले जुलने काम नहीं करेगा। तो कौन मिक्स करता है? बी कम्प्लेक्स करता है। तो हमको उसको बी कम्प्लेक्स को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा है विटामिन डी विथ कैल्शियम। कैल्शियम के साथ विटामिन डी आप धूप, सुबह के धूप से ले सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के धूप में सुबह में ले सकते हैं, साथ में कैल्शियम भी लेंगे तो आपका विटामिन डी और कैल्शियम के साथ लेंगे तो डायबिटीज में बहुत अच्छा मदद करता है। विटामिन सी इज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट। आप जो भी दिन भर काम करते हैं, जो भी स्ट्रेस झेलते हैं, जो भी पॉल्यूशन को झेलते हैं, जैसे में जाएंगे तो आपका फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में आ जाएगा। वही फ्री रेडिकल्स आपको डायबिटीज क्रिएशन में मदद करता है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे। तो डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपको खट्टा फल या विटामिन सी जो एक बहुत अच्छा गुड आपका एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, उसको हम इनहेल करेंगे, उसको हम खाएंगे। तो क्या होगा, स्ट्रेस मिटेगा, फ्री रेडिकल्स दूर होगा, आपका स्किन का शाइनिंग मेंटेन रहेगा, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, आधा घंटा में अपना काम करके बाहर आउट हो जाता है। तो विटामिन सी हमको पर डे अप्रोक्स मोटा मोटी मान कर 90 मिलीग्राम पर डे एक आदमी को लेना ही चाहिए कम से कम। सेकेंड, उसके बाद है विटामिन ई भी बहुत अच्छा मेंटेन करता है आपको डायबिटीज को, जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के रूप से भी हम ले सकते हैं। तो विटामिन ई का रोल बहुत वाइटल रोल है। इसके डीप में जाएंगे तो बहुत बड़ा एक अलग हमको बनाना पड़ेगा, इसके लिए सीडी बनाएंगे हम लोग। विटामिन ई का इन्फॉर्मेशन हम लेंगे अलग से भी। तो विटामिन ई का नीड है, देखिए खाना पीना से कितना विटामिन ई है, अंकुरित मूंग चना या जो भी ले रहे हैं कितना ले पा रहे हैं। यदि गैपिंग है तो अदर सोर्स से आपको विटामिन ई लेना पड़ेगा। विटामिन ई में समझे मोटा मोटी हमारे पास ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये हम लोग के पास बैलेंस करना होगा। अक्सर माना गया कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से बैड एलिमेंट, माने बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, ऑलरेडी हम ज़्यादा ले रहे हैं। और ओमेगा 3 से गुड एलिमेंट, उसको हमको ज़्यादा लेना है। देखा गया कि एक आइडियल ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो 1:4 का रहना चाहिए, जो कि लगभग इंडिया में देखा गया है कि इसका रेशियो 1:40 प्लस चला गया है। आप देखेंगे ओमेगा 6 कहाँ से मिलता है। ओमेगा 6 हमको चाय, बिस्कुट, सैचुरेटेड फैट, दाल, ऑयल बहुत सारा लेते हैं, घी, पनीर, मक्खन जो भी खाते हैं वो क्या है, विटामिन 6 को तो हम ओमेगा 6 को तो हम ऐसे ही ले रहे हैं। ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है, छोटी छोटी मछलियाँ, जो टुना फिश हो गया, झींगा मछली हो गया, सैल्मन फिश हो गया, जो समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट पर जो होती है, जो चोटेदार मछली होता है, वहाँ से तो कितना हम खा पाते हैं। कुछ अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश से ले सकते हैं, वो भी बैलेंस में ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो भी मैंने चूँकि ये होता है उसमें, तो हम सी फूड से थोड़ा सा लेते हैं विटामिन, मैंने ओमेगा 3
जो हमको बैलेंस करता है। यानी ओमेगा 6 को क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कैसे कम करेंगे, थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट को कम करेंगे, ऑयल फ्री खाना खाएंगे, या देखेंगे कहाँ हम रिड्यूस कर सकते हैं। और ओमेगा 3 की मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है, आपका कोहरा या कद्दू के बीज से मिलता है, अलसी से मिलता है, सी फूड से मिलता है। तो हमको देखेंगे कितना खा पाते हैं। तो एक तरफ ओमेगा 6 को कम करेंगे, एक तरफ ओमेगा 3 को बढ़ाएंगे। वहाँ यदि गैपिंग होगा तो हम ओमेगा के रूप में यहाँ पर सप्लीमेंट के रूप में पूरा करेंगे, ओमेगा हम लेके पूरा करेंगे। कैल्शियम रिच डाइट खाएंगे ही, और साथ में सबसे बड़ा चीज़ है फाइबर, रामबाण है। हम लोग क्या करते हैं आज की ज़िंदगी में, फाइबर को अपने ज़िंदगी से रिड्यूस कर दिए हैं। फाइबर तो मैंने मोटा दाना, चोकर युक्त आटा, बिना छिला हुआ सब्जी हमको खाना पड़ेगा बहुत सा। मैंने उससे फाइबर लेंगे तो मेरा क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ेगा, अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, भूख आपका जल्दी नहीं लगेगा, जिससे कि जल्दी खाने से बचेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल बॉडी में ज़्यादा नहीं बनेगा, और पचाने में कंस्टिपेशन, लीवर वगैरह को भी आपका संतुलित रखेगा। तो हमको नियमित रूप से फाइबर का रोल यहाँ पर है, और हमको हमेशा फाइबर लेना ही चाहिए, भोजन के साथ लेना चाहिए। और यदि उससे गैपिंग होता है तो हमको सप्लीमेंट के रूप में फाइबर हमको यूज करना चाहिए। तो कितना होगा विटामिन में, बी कम्प्लेक्स, कैल्शियम विथ विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड, और फाइबर। इतना प्रोडक्ट हमको इस चीज़ को डायबिटीज़ से बचाएगा। और इसके एडिशनल में आप बहुत सारा चीज़ है सपोर्ट में, इसके ले सकते हैं, गार्लिक हो गया, कोएंजाइम Q10 हो गया, इस सब आपको सपोर्ट करेगा और बेहतर लाइफ, बेहतर हार्ट के लिए। तो आज के टॉपिक पर हम लोग डायबिटीज़ पर चर्चा किए। फिर नेक्स्ट में इससे सप्लीमेंट के बारे में 1 बाय 1 हम लोग इसकी बात करेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।